गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बीए पार्ट 3 का जो पेपर फर्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, उसका हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में भारतीय प्रशासन। इसके अंतर्गत हमने रेगुलेटिंग एक्ट किया था। आज हम लेंगे इसके अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स का इंडिया बिल। 1784 में संयुक्त मंत्रिमंडल भंग हो गया और पिट स्वयं ही इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। जनवरी 1784 में उसने एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया और उसने उसे पारित करवा लिया। वह भारत के संवैधानिक विकास में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहलाया। इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने और कंपनी को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाने की इच्छा से कुछ व्यवस्थाएं की गई जो इस प्रकार से हैं। पहली, इंग्लैंड में परिवर्तन। इसके अंतर्गत लेंगे हम पहला, भारत के शासन, सेना तथा लगान संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखने हेतु 6 कमिश्नरों की एक समिति गठित की गई जिसका नाम नियंत्रण समिति या बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। इन कमिश्नरों की नियुक्ति सम्राट के अधिकार में रही। सम्राट उन्हें चाहे जब पदच्युत करने का भी अधिकारी रहा। दूसरा, इस अधिनियम ने संचालक समिति यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रण समिति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में दे दिया। तीसरा, संचालकों के 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई जिसके माध्यम से भारत में गोपनीय आज्ञाएं भेजने की व्यवस्था की गई। चौथा, संचालकों द्वारा भारत भेजे जाने वाले पत्र व आदेश भारत भेजने से पूर्व नियंत्रण समिति को भेजना आवश्यक कर दिया। नियंत्रण समिति का अनुमोदन आवश्यक ठहराया गया। नियंत्रण समिति को उन आदेशों में संशोधन करने और उन्हें अस्वीकार करने का भी अधिकार था। पांचवा, कंपनी के संचालकों के पास भारत के प्रशासन के विभिन्न पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार पूर्ववत बना रहा। छठा, स्वामी समिति यानी कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को संचालक समिति के निर्णयों को रद्द करने से वंचित कर दिया गया। सातवां, किसी निर्णय के क्रियान्वयन में यदि संचालक असफल रहते तो नियंत्रण समिति उस निर्णय को क्रियान्वित कर सकती थी और वह गवर्नर जनरल से सीधे पत्र व्यवहार भी कर सकती थी। और आठवां, इंग्लैंड में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई जो कंपनी के भारत में किए गए अपराधों को सुनती थी। अब दूसरा, ये था सारा इंग्लैंड में परिवर्तन। अब नेक्स्ट है, इसका दूसरा भाग है भारतीय प्रशासन में परिवर्तन। इसके अंतर्गत पहला, गवर्नर जनरल की काउंसिल की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। 3 सदस्यों में प्रधान सेनापति का रहना आवश्यक रखा गया। दूसरा, मद्रास और बंबई में भी गवर्नरों की 3 सदस्यों की एक काउंसिल गठित करने की व्यवस्था कर दी गई। उन 3 सदस्यों में वहां का प्रधान सेनापति रखना आवश्यक किया। तीसरा, संधि, युद्ध तथा लगान के संबंध में गवर्नरों को अपूर्णतः गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया। और चौथा, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों को गलती करने पर गवर्नर जनरल उन्हें भंग कर सकता था। पांचवा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्राउन की अनुमति से संचालक कर सकते थे। छठा, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य संचालक समिति की बिना अनुमति के न तो किसी राज्य के विरुद्ध युद्ध ही कर सकते थे और न संधि ही कर सकते थे। सातवां, इस अधिनियम के बन जाने पर कंपनी के अधीनस्थ भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के प्रदेश कहा गया। आठवां, इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाएं चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के विरुद्ध है। और नवां, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने कंपनी को सलाह दी कि वह अपनी दयनीय आर्थिक अवस्था में सुधार करें और आवश्यकता से अधिक रखे गए कर्मचारियों में कटौती करें। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व। हालांकि इस अधिनियम से कंपनी के मूलभूत सिद्धांत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, तथापि यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम तो इसने रेगुलेटिंग एक्ट
एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर कर दिया। गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य संख्या 4 से 3 करके और उनमें भी प्रधान सेनापति को एक सदस्य बनाकर गवर्नर जनरल के हाथ मजबूत कर दिए। इसके अलावा बम्बई व मद्रास के गवर्नर अब स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। वे अब बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के न तो किसी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते थे और न किसी से संधि कर सकते थे। वे अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को भी स्पष्ट कर दिया। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी की कार्यप्रणाली को नियंत्रित तथा चुस्त बना दिया। कंपनी के कार्यकलापों पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। कंपनी के भारतीय प्रदेश अब अंग्रेजी राज्यों के अंग बन गए। कंपनी का संपर्क प्रधानतः व्यापारिक गतिविधियों से दूर कर दिया और इसकी राजनीतिक शक्तियां अब राजनीतिज्ञों के हाथ में चली गईं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण पिट्स इंडिया अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम लेंगे इसकी समीक्षा। पिट्स इंडिया एक्ट की विभिन्न धाराओं पर दृष्टिपात करने से ये स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम ने द्वैत शासन की स्थापना कर दी, क्योंकि इसके अंतर्गत नियंत्रण समिति की स्थापना हुई। यह क्राउन और ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करती थी। संचालक मंडल और स्वामी समिति इस नियंत्रण समिति के नियंत्रण में आ गए। यह द्वैत शासन व्यवस्था 1857 तक चलती रही। इसके उपरांत कंपनी का शासन समाप्त हो गया और कंपनी के शासन के समाप्त होते ही संचालक समिति तथा नियंत्रण समिति को समाप्त कर दिया गया और भारत की प्रभुता प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के सम्राट तथा संसद के हाथ में चली गई। अतः स्पष्ट है कि इस अधिनियम को बनाकर ब्रिटिश संसद व इंग्लैंड का क्राउन भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने में सफल हो गए और इसी एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को कुछ वर्षों के अंतराल में भारत पर अपनी प्रभुता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।